Dear professional friends, chartered accountants, company secretaries, CMAs and advocates, industry members, salaried employees and students of various professional courses. I, Pankaj Saravgi, on behalf of Pro Education, welcome you all for the budget analysis, especially the direct tax matters relevant for individuals. Friends, Pro Education is one of the pioneer institute of CA coaching for CA CPT, CA IPCC and CA Final. Myself, Pankaj Saravgi, I am faculty with the Pro Education for the direct tax subject of the CA Final. Yesterday, friends, you know very well, our Honorable Finance Minister Arun Jaitley जी, उन्होंने पूरा बजट एनालिसिस हमें दिया, जिसको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, स्पेशली द डायरेक्ट टैक्स मैटर्स फॉर द इंडिविजुअल्स. आफ्टर द बजट सेशन यू विल प्रोवाइडेड विद द नंबर्स. अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी पूछना हो, यू कैन आस्क रिगार्डिंग द डायरेक्ट टैक्स मैटर्स. चलते हैं वेरी द फर्स्ट अमेंडमेंट. पीपीटी प्लीज. चलते हैं फ्रेंड्स फॉर द फर्स्ट अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस बिल 2014 विच वॉज अनाउंस्ड येस्टरडे. फ्रेंड्स, ये सारे भी जितने भी यहाँ पे अमेंडमेंट्स हैं, ये सारी प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं जो कि लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद ही फुल एंड फाइनल होंगे, एंड इट विल चेंज इनटू फाइनेंस एक्ट 2014. चलते हैं, सबसे पहली अमेंडमेंट जो हमारे पास है दैट इज टैक्स रेट्स गया है. इसका मतलब फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15 द टैक्स रेट्स विल बी अप टू ₹2.5 lakhs इट विल बी nil, and after 2.5 lakhs up to 5 lakh it will be 10%. तो ओवरऑल टैक्स बेनिफिट अगर देखें तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 5,000 ओनली. 50,000 का 10%, सिंपली 5,000. उससे ज्यादा टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. इसके साथ जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र कितनी 60 साल या उससे ज्यादा, उनके लिए भी लिमिट 3 लाख कर दी गई है 2.5 लाख से बढ़ा के. तो उनको भी 5,000 रुपए का क्या दिया गया है? बेनिफिट. इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स, अराउंड 2 or 3 years बैक एक कंसेप्ट हमारे इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन्स. सीनियर सिटीजन्स की 2 कैटेगरी करी गई थी. एक तो नॉर्मल सीनियर सिटीजन, दैट मींस एज ऑफ 60 years और मोर, और एक कैटेगरी और बनाई थी इन प्रैक्टिकल पार्लेंस में से सुपर सीनियर सिटीजन, दैट इज एज ऑफ 80 years और मोर. उनके लिए बोला गया था अप टू ₹5 lakh देयर विल बी नो टैक्स, बट आफ्टर 5 lakh इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड 20%. फ्रेंड्स, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए लिमिट्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर देखें तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड सीनियर सिटीजन्स को 5,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट दिया है. फ्रेंड्स, लास्ट ईयर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था 87 कैपिटल ए दैट टॉक्स अबाउट रिबेट. अगर एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो उसको बोला गया था आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 2,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलेगा. वो सेक्शन अभी भी कंटिन्यूड है. फाइनेंस बिल से उसको रिमूव करने का कोई प्रोपोजिशन नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल इंडिविजुअल, दैट मीन्स अप टू ₹2,70,000 टैक्स विल बी nil. अप टू 2.5 लाख वैसे ही nil है. अगले 20,000 का 10% निकालेंगे 2,000 रुपए, उसमें से 2,000 रुपए का रिबेट मिलेगा तो अगेन टैक्स कितना आ जाएगा? 0. इसके अलावा लिमिट्स बढ़ाने से फ्रेंड्स और कहां पर इंपैक्ट आएगा? एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, इफ यू रिमेंबर, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको मैंडेटरी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी. जब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ही बढ़ा दी गई तो उस पर्पज से भी लिमिट्स में क्या आएगा? चेंज. तो इस साल के लिए दैट इज फाइनेंशियल ईयर 14-15 रिटर्न ऑफ इनकम तभी फाइल करनी है जब इनकम कितनी हो? 2.5 लाख या 3 लाख से ज्यादा. तो सबसे पहला अगर बेनिफिट देखें तो आम आदमी को दिया गया किसका? 5,000 रुपए टैक्स बेनिफिट. फ्रेंड्स, दिस विल बी एप्लीकेबल ऑल्सो फॉर द रिच पर्संस. अगर किसी की इनकम समथिंग इन करोड़ भी है तो भी उसके लिए 5,000 रुपए का क्या है? टैक्स बेनिफिट. चलते हैं जी नेक्स्ट अमेंडमेंट, दैट इज इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी में अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है और उसको कंस्ट्रक्ट या परचेज करने के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसके इंटरेस्ट डिडक्ट करने की कोई भी लिमिट नहीं है. बट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स, मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन इज अलाउड 1.5 lakhs. इस लिमिट को बढ़ा के इस साल से 2 लाख कर दिया गया है. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आप 2 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं. इसमें सबसे मेन पॉइंट जो आपको नोट करना है कि ये टैक्स डिडक्शन उन लोन्स के लिए भी अवेलेबल है जो आपने फाइनेंशियल ईयर 14-15 से पहले भी लिए थे. कहने का मतलब जिन लोन्स के लिए आप 1.5 लाख के डिडक्शन ले रहे हैं उस लोन के लिए इस साल से ही डिडक्शन बढ़ के कितनी हो गई है? 2 लाख.
तो पुराने लोन्स के लिए भी लिमिट एलिजिबल है। ये ना सोचें कि कोई फ्रेश हाउस एक्वायर करना है या फ्रेश लोन लेंगे तभी ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और इसके कारण मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट विल बी ₹15,000। अगर कोई 30% स्लैब के ब्रैकेट में है तो उस केस में 50,000 रुपए पे सीधा 30% क्या बच रहा है, टैक्स, एंड दैट विल अमाउंट टू अप्रॉक्सीमेट ₹15,000। फ्रेंड्स, इन कैलकुलेशंस में कहीं पर भी सरचार्ज और सेस कंसीडर नहीं है। अगर उसके कारण देखें तो ये बेनिफिट और भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगला बेनिफिट अगर देखें तो आम आदमी को किस चीज का दिया, इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और इंटरेस्ट डिडक्शन तभी जब आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए लोन लिया हुआ है। चलते हैं जी, थर्ड अमेंडमेंट फॉर अ कॉमन इंडिविजुअल। इस अमेंडमेंट के बाद हम देखेंगे ओवरऑल टैक्स इंपैक्ट कितना आएगा फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, सेक्शन 80C, ये एकमात्र सेक्शन ऐसा है जो नॉन टैक्स नॉन कॉमर्स पर्संस को भी पता है कि सेक्शन 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने से हमारी इनकम कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इफ यू डिपॉजिट एनी अमाउंट विद द PPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, दीज बेनिफिट्स, प्रिंसिपल रीपेमेंट, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए लोन लिया हुआ उसका प्रिंसिपल रीपे कर रहे हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, FD में डिपॉजिट करवा रहे हैं फॉर मोर देन 5 years, यूलिप्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये सब चीजें, इन सब में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C प्रोवाइड्स डिडक्शन ऑफ रुपीज हाउ मच, 1 लाख रुपीज। बट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 14-15 ऑनवर्ड्स दिस हैज बीन इंक्रीज टू रुपीज 1.5 lakhs। अगले 50,000 रुपए का एक और बेनिफिट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख या उससे ज्यादा तो फाइनेंशियल ईयर 14-15 ऑनवर्ड्स यू विल गेट डिडक्शन ऑफ रुपीज 1.5 lakhs। तो ओवरऑल आपकी टोटल इनकम पे इंपैक्ट 50,000 रुपए का और आ जाएगा। ये 50,000 रुपए जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज करें, यू कैन यूज फॉर अदर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। एज आई सेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन। तो फ्रेंड्स, अगर देखें तो घर के लिए 2 बेनिफिट हो गए। एक, अगर आप कोई लोन रीपे कर रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट विल बी कवर्ड अप बाय 80C और उसका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट विल बी कवर्ड अप बाय सेक्शन 24। तो ओवरऑल घर के कारण हो सकता है आपको इस साल एडिशनल 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाए। इसके कारण एक इंपैक्ट भी लग रहा है कि इन 2 बेनिफिट्स के कारण कहीं ना कहीं हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल रियल एस्टेट सेक्टर के प्राइसेस वापस अप हो जाए। तो ये सिर्फ बेनिफिट उन्हीं के लिए नहीं है जो हाउसेस एक्वायर करना चाह रहे हैं, ये बेनिफिट उनके लिए भी है जो घर बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिनकी घर बेचने की प्लानिंग है उनको एडवाइस दी जाती है कि अगले 3 से 4 महीने वेट करें, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट प्राइसेस में क्या आएगा, इंक्रीज। तो दिस इज बेनिफिशियल फॉर बोथ सेलर एज वेल एज परचेजर। फ्रेंड्स, साइमल्टेनियसली PPF, आपको पता है अगर आप PPF अकाउंट ओपन करते हैं वेदर मल्टीपल और सिंगल, यू कैन डिपॉजिट मैक्सिमम रुपीज 1 लाख। दिस लिमिट इज ऑल्सो प्रपोज टू बी इंक्रीज टू रुपीज 1.5 lakhs। अब आप PPF में 1.5 लाख रुपए तक हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो PPF की लिमिट और सेक्शन 80C की लिमिट साइमल्टेनियसली क्या कर दी, इंक्रीज। तो फ्रेंड्स, अगर देखें तो इंडिविजुअल्स को 3 अलग अलग जगह छोटे छोटे बेनिफिट्स दिए। सिंपल टर्म्स में जो बोला जा रहा है कि आम आदमी को रेवड़ियां बांट दी गई है छोटी छोटी करके, बट ओवरऑल अगर इनकम के पर्सपेक्टिव में देखो तो बेनिफिट कितने का, 1.5 lakhs। एंड फ्रेंड्स, दिस में रिजल्ट इनटू अप्रॉक्सीमेट 45,000 टैक्स बेनिफिट। दैट इज द अपर लिमिट, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 45। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट कितना अवेल हो सकता है। व्हाइट बोर्ड प्लीज। हम एक फैक्ट्स लेंगे यहां पर फ्रेंड्स, और फैक्ट्स के बेसिस पे हम कैलकुलेशंस करेंगे ये मानते हुए कि प्रपोज अमेंडमेंट्स पास नहीं होती और प्रपोज अमेंडमेंट्स क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। एक सिंपल सैलरीड एम्प्लॉय का केस लेंगे और उसके बेसिस पे क्या करेंगे, कैलकुलेशंस। वी आर टेकिंग इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2014-15 फॉर एन इंडिविजुअल who is salaried person. Now, for example, income under head salary. $15 lakhs. Self-occupied house. उस पे इंटरेस्ट वो अलग से फिगर लिख लेंगे।
मान के चलते हैं उसकी और कोई इनकम नहीं है, दिस विल बी कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। लेस डिडक्शंस, हम एक ही डिडक्शन एज्यूम करके चलेंगे, कौन सी? एटीसी। दिस विल बी कॉल्ड टोटल इनकम। ये वाला पर्टिकुलर केस कब? विदाउट एनी अमेंडमेंट्स। एंड सेकेंड केस विद proposed amendments. Income under salary will remain same, that is 15 lakhs. अब अगर किसी एसएससी के पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और उसके लिए वो इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर रहा है, फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रेंटल इनकम इज ट्रीटेड एज 0 and interest deduction is allowed to the limit of rupees 1.5 lakhs as per old provisions and 2 lakhs as per proposed provisions. तो उस केस में हाउस के कारण क्या आएगा? लॉस आएगा, एंड दिस लॉस विल बी एडजस्टेड विद द इनकम। यहां पर लॉस कितना पॉसिबल है? 2 lakhs. Now this will be 13.5 lakhs and this will be 13 lakhs. Now the assessee invests in various modes like PPF, EPF, principal, repayment of loan, everything. Maximum deduction possible 1 lakh and total income will be 12.5 lakhs. Here we go. Maximum deduction possible 1.5 lakhs. Total income will be 11.5 lakhs. Tax calculation. अगर फ्रेंड्स इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? मान के चल रहे एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, ऑन फर्स्ट रुपीज 2 lakhs और 2.5 lakhs। अगर बिना अमेंडमेंट्स के देखें तो 2 लाख रुपए पे टैक्स कितना? निल, या 2.5 लाख रुपए पे कितना? निल। ऑन नेक्स्ट रुपीज 3 lakhs और 2.5 lakhs एट द रेट 10%. That is 30,000. This will constitute 25,000. On next rupees 5 lakhs at the rate 20%. That is 1 lakh and same 1 lakh. On balance, how much balance? 12.5 lakhs less 10 lakhs, that is 2.5 lakhs, and balance 11.5 minus 10, that is 1.5 lakhs at the rate 30%. 2.5 lakhs का 30%, that is 75,000, and 1.5 lakhs का 30%, that is 45,000. This total will come into 2,05,000 and this will result into 1,70,000. अगर ये डिफरेंशियल अमाउंट देखें तो कितना? 35,000 एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर मंथ बेनिफिट कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 12, दैट इज अप्रोक्सीमेट 3,000 पर मंथ। कहीं ना कहीं अब अगर सैलरीड एम्प्लॉयज की बात करें तो इनटेक 3,000 रुपए से अप्रोक्सीमेट बढ़ जाएगा। इस बार बजट जो है हमारे पास जुलाई में आया है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल फाइनलाइज्ड बाय अगस्त एंड ऑफ सितंबर फर्स्ट वीक। तब तक टीडीएस किस बेसिस पे कटेगा? पुराने रेट्स के बेसिस पे, क्योंकि जो बजट आया था इन द मंथ ऑफ मार्च उसके अंदर बोला गया था कि सेम रेट्स एप्लीकेबल रहेंगे, न्यू रेट्स कोई भी प्रपोज नहीं थे। तो अप टू सितंबर फर्स्ट वीक टीडीएस ऑन सैलरी विल बी डिडक्टेड एज पर ओल्ड रेट्स, बट सितंबर के बाद जब सिंस बैक डेट ये नए रेट्स अप्लाई होंगे तो टीडीएस की क्या होंगी? रिकैलकुलेशंस। फर्स्ट 6 मंथ्स में जो टीडीएस ज्यादा कटा है उसका बेनिफिट कहां मिलेगा? बाद में जाके। तो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए फ्रेंड्स इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लास्ट 6 मंथ्स में टेक होम अप्रोक्सीमेट 6,000 रुपीज से बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं सैलरीड एम्प्लॉयज को तो ये लगेगा कि 6,000 रुपए पर मंथ हमारी इनकम बढ़ गई,
नेट ऑफ टैक्सेस। फ्रेंड्स एक्चुअली 3000 पर मंथ, बट सैलरीड एम्प्लॉयज को एक बेनिफिट दिख सकता है कि 6000 रुपए हमें हर महीने क्या मिल रहे हैं, फालतू। बट इस बिलीफ में ना रहे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का जब अप्रैल आएगा तो वापस वो 3000 रुपए इंक्रीज मिलेगा, 3000 रुपए से सैलरी वापस कम हो जाएगी। तो ध्यान रखें इस चीज का। कैलकुलेशंस पीपीटी प्लीज। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर बेनिफिट देखें तो कितना 35, इसमें सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस सेस, ये सारे बेनिफिट्स। दूसरा बेनिफिट पीपीएफ में जब लिमिट इंक्रीज कर दिया, इट विल इंक्रीज टू 1.5 लाख, तो उसका इंटरेस्ट पोर्शन भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आएगा। एंड फ्रेंड्स इंटरेस्ट पोर्शन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 11 इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, और जब पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है तो वो भी कहीं ना कहीं आपका टैक्स क्या है, बेनिफिट। चलते हैं जी नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं। एडवांस मनी। कैपिटल गेन्स के केस में एक प्रोविजन दिया हुआ, अगर आप अपना कोई भी असेट ट्रांसफर करते हैं और उस असेट को अगर आपने पास्ट के अंदर कभी नेगोशिएशंस का पार्ट बनाया था फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर, और उस समय आपको कोई एडवांस मनी मिली थी, इन प्रैक्टिकल लाइफ वी से अर्नेस्ट मनी, इन हिंदी वी से बयाना टोकन मनी, और वो एडवांस मनी अगर आपने फोरफिट कर ली थी, तो अभी तक प्रोविजंस ये थे कि उस एडवांस मनी को उस असेट की कॉस्ट में से कम कर देंगे, और जब भी उस एसेट को आप एक्चुअली ट्रांसफर करोगे इन द फ्यूचर, तो वो अपने आप डिफरेंस ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन्स के रूप में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फ्रेंड्स लोग उसमें दो तरीके का बेनिफिट उठाया करते थे, उसे डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद एन एग्जांपल। व्हाइट बोर्ड प्लीज अगेन। और उस टैक्स बेनिफिट को कैसे प्लग किया उसको देखते हैं। एडवांस मनी। फॉर एग्जाम्पल, आई परचेज वन लैंड इन फाइनेंशियल ईयर 96-97 ₹4 lakhs, ₹5 lakhs. Fair market value of this land in financial year 14-15 is ₹1 crore. It is quite possible. अब लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया करते थे विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मेरे को इस लैंड बेचने की मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन टू सेल आउट दिस लैंड, but I convert my black money into white money. How to do that? उस केस में मैं किसी के साथ ये लैंड बेचने की नेगोशिएशंस करूंगा, एग्रीमेंट टू सेल बनाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग, और उनसे एडवांस मनी लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एडवांस मनी ली कितनी, 5 लाख। फ्रेंड्स दिस इज जस्ट अ केस ऑफ फिगर, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली, और उसमें आप कितने भी रुपए वाइट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। मैंने एडवांस मनी ली 5 लाख रुपए और अल्टीमेटली इसको क्या कर लिया, फोरफिट। एज पर ओल्ड प्रोविजंस ये 5 लाख रुपए किस में से रिड्यूस होंगे, कॉस्ट में से। कॉस्ट में से रिड्यूस होने का मतलब क्या, आज कोई टैक्स लगेगा, नो। टैक्स लायबिलिटी तब अराइज होगी जब अल्टीमेटली इस लैंड को मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। अगर मेरी लैंड ट्रांसफर करने की कोई इंटेंशन ही नहीं है, तो वट एवर द कॉस्ट मे बी, वेदर इट इज 5 लाख और 0, विल इट मेक एनी डिफरेंस, नो। फ्रेंड्स कॉस्ट कम करने से इंपैक्ट तब आएगा जब अल्टीमेटली क्या होगा, ट्रांसफर, और जब लैंड को ट्रांसफर ही नहीं कर रहे तो 5 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं होंगे। फ्रेंड्स ये तो एक एग्जाम्पल लिया 5 लाख रुपए का। अगर मैंने कोई लैंड एक्वायर की हुई इन ₹100 crores, इज दैट पॉसिबल और नॉट, यस। अब मेरे को ब्लैक मनी अगर व्हाइट करनी है तो किसी के साथ नेगोशिएशंस करूं और उससे मैं अमाउंट लूं एडवांस कितना, 100 crores, और वो फोरफिट कर लूं। डू आई हैव टू पे एनी टैक्स, नो। एज पर इनकम टैक्स उसकी कॉस्ट 0 है, मगर उस कॉस्ट 0 होने के कारण टैक्स इंपैक्ट कब आएगा, जब अल्टीमेटली मैं उस लैंड को क्या करूंगा, ट्रांसफर। अगर मैं लैंड ट्रांसफर ही नहीं कर रहा तो 100 करोड़ रुपए पे 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स,
अगर ये 5 लाख रुपए यहां से लेस हो गए और कल को 1 करोड़ रुपए में सेल करता हूं तो पूरा 1 करोड़ रुपए क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन्स। और अगर कैपिटल गेन्स पे देखें तो रिड्यूस टैक्स रेट लगाया हुआ है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, दैट इज 20%। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आप फर्दर इन्वेस्ट करके अपने सारे कैपिटल गेन्स क्या कर सकते हो? एग्जेम्प्ट। एडवांस मनी फोरफिट करने से कैपिटल गेन्स बढ़े और कैपिटल गेन्स बाकी प्रोविजंस के तहत मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं? एग्जेम्प्ट कर सकता हूं। स्पेशली इन केस ऑफ शेयर्स, बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग थी शेयर्स के केस में। अगर लिस्टेड शेयर्स है तो मैं किसी के साथ नेगोशिएशन करूं फॉर ट्रांसफर, एडवांस मनी लूं और एडवांस मनी क्या कर लूं? फॉरफिट। शेयर्स की कॉस्ट क्या हो गई? 0। अब उनको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर कर देता हूं बाय पेइंग सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 38। सारे के सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी एग्जेम्प्ट। एडवांस मनी फॉरफिटेड, नो टैक्सेबिलिटी। Capital gains on transfer of shares, no taxability. Without paying any tax, I have made my black money into white money. इस चीज के लूप होल को प्लग करने के लिए उन्होंने एक प्रोविजन डाला अंडर सेक्शन 56, दैट इज पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स अगर आपने कोई एडवांस मनी फॉरफिट करी है, दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और उस पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। ये स्पेशल रेट 20% अप्लाई नहीं होगा और अब ये वाला अमाउंट कॉस्ट में से कम नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब जिस साल आपने एडवांस मनी फॉरफिट करी उसी साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पीपीटी प्लीज। एडवांस मनी फॉरफिटेड, एनी एडवांस मनी अर्नेस्ट फॉरफिटेड shall be taxable in the year of forfeiture only, shall be taxable at normal slab rates, no tax deferment possible now। अब टैक्स को डेफर भी नहीं कर सकता। 2 जगह चेंजेस किए गए, सेक्शन 51 एंड सेक्शन 56। तो फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द थिंग विच वाज टेकिंग बेनिफिट बाय द मैनी पीपल्स। नाउ दिस हैज बीन प्लग्ड। अब ये वाली टैक्स प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। फ्रेंड्स, पहले ये थोड़ा सा डिबेटेबल इशू था कि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ही लॉन्ग टर्म होंगे विद इन 12 मंथ्स या अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स भी लॉन्ग टर्म हो जाएंगे विद इन 12 मंथ्स। आप सबको ऑलरेडी पता है लॉन्ग टर्म होने से मल्टीपल बेनिफिट्स, टैक्स रेट कम लगना, फर्दर उसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करके मैं टैक्स एग्जेम्पशंस का बेनिफिट ले सकता हूं। अब इन्होंने वर्ड्स को चेंज कर दिया और उससे एम्पल क्लैरिटी दे दी किस चीज की, कि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को ही लॉन्ग टर्म मानेंगे अगर वो आपने हेल्ड किए हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अगर अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हैं दे हैव टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स। देखो क्या लिखा, नाउ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी शैल बी लॉन्ग टर्म ओनली इफ हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स। सिमिलर ट्रीटमेंट फॉर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अदर देन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। अमेंडमेंट करी सेक्शन 2 क्लॉज 42 कैपिटल ए में। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, उसको डिस्कस करते हैं। व्हाइट बोर्ड प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एक्वायर्ड 100 शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड public limited company on 8th of December 2012। मिस्टर एक्स ने 100 शेयर्स एक्वायर किए अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऑन 8th of December 12। ऑन 9th of September 2013 company got its shares listed। कंपनी ने अपने शेयर्स क्या करवा लिए? लिस्टेड। ऑन 11th of July 2014 मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड above said 100 shares। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अदर वे अराउंड, डू वी हैव टू चेक 36 मंथ्स पीरियड और 12 मंथ्स पीरियड? अगर लिस्टेड का स्टेटस देखिए तो 9th of September से 11th of July, दैट इज अप्रोक्सीमेट 10 मंथ्स।
बट लॉन्ग टर्म होने के लिए लिस्टेड शेयर्स के लिए कितना चाहिए? मोर देन 12 मंथ्स। बट उससे पहले क्या थे? अनलिस्टेड। नाउ द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विल बी चेक और 36 मंथ्स विल बी चेक। फ्रेंड्स, कैपिटल एसेट का स्टेटस किस दिन का देखना है? जिस दिन खरीदा, या जिस रूप में हेल्ड किया, या अल्टीमेटली जिस रूप में ट्रांसफर किया। जिस रूप में ट्रांसफर किया। अगर ट्रांसफर नेचर देखूं तो इसका क्या था? लिस्टेड। और लिस्टेड था तो उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन सी चेक करेंगे? 12 मंथ्स। अब अगला सवाल यह आता है कि अब 12 मंथ्स कहां से काउंट होंगे? जिस दिन शेयर्स लिस्टेड हुए या जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए। फ्रेंड्स, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी चेक करनी है। अगर शेयर्स अनलिस्टेड से लिस्टेड में कन्वर्ट हो गए तो क्या मेरे लिए कैपिटल एसेट के एज सच कोई नेचर में या मेरे राइट्स में डिफरेंस आया? नो। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 8th ऑफ दिसंबर टिल 11th of July 2014. That will make it to long term. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 36 मंथ्स या 12 मंथ्स का प्रोविजन किसके बेसिस पे? जिस दिन आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया उस दिन उसका नेचर क्या है। बट पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट कहां से होगी? जिस दिन अल्टीमेटली आपने वो असेट एक्वायर किया था। चलते हैं आगे जी, पीपीटी प्लीज। टीडीएस कॉन्सिक्वेंसेस। टीडीएस बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करने में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। बट उन्होंने जिस प्रकार से प्रोविजंस बनाए, आम आदमी के लिए हैरेसमेंट के रूप में आ रहे थे ये प्रोविजंस। बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते समय एक प्रोविजन लिखा हुआ है सेक्शन 40 में। क्या प्रोविजन लिखा हुआ है? कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है, आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके उसको टाइमली डिपॉजिट नहीं किया, तो जिस पेमेंट के लिए वो टीडीएस डिडक्ट होना था वो पेमेंट एक्सपेंस के रूप में अलाउ नहीं होगी, उसे एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, टीडीएस रेट्स वेरीज फ्रॉम जनरली 1% to 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख की पेमेंट करी तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टीडीएस मुझे कितना काटना था? 10,000 रुपए। अगर मैंने 10,000 रुपए डिडक्ट नहीं करे तो मुझे कितने एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा? 1 लाख। अब अगर इनकम मेरी 1 लाख से बढ़ जाएगी तो मेरा टैक्स कितने रुपए से बढ़ जाएगा? इफ आई एम इनटू द हाईएस्ट टैक्स रेट, माय टैक्स रेट अमाउंट विल बी इंक्रीज्ड बाय ₹30,000। मेरा डिफॉल्ट 10,000 रुपए का, बट मेरा टैक्स एक्स्ट्रा कितना? बाय 30,000। ये कहीं ना कहीं एसएससीज के लिए हार्डशिप थी। इस चीज को रियलाइज करते हुए इन्होंने एक सिंपल सा प्रोविजन बनाया, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट करके जमा नहीं करवाया, इन दैट केस ओनली 30% ऑफ द एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। अब 1 लाख का एक्सपेंस है तो 30,000 रुपए का एक्सपेंस नहीं मानेंगे, 70,000 को एक्सपेंस मान लेंगे। If TDS not deducted or not deposited, then while computing business income, only 30% of expense shall be disallowed. Second amendment regarding TDS, अभी तक प्रोविजंस लिखा हुआ था कि सिलेक्टेड पेमेंट्स को ही एक्सपेंस नहीं मानेंगे अगर आपने TDS नहीं डिडक्ट किया। बट नाउ दे हैव रिटन एनी पेमेंट, बट एनी पेमेंट में वही पेमेंट्स जिन पे TDS क्या है? डिडक्टेबल। फ्रेंड्स, मेन इश्यू जो आएगा इस पर रिगार्डिंग सैलरी। अगर आप सैलरी पे टीडीएस नहीं काट रहे हैं तो ध्यान रखें, आपके बिजनेस के लिए वो सैलरी एज ए बिजनेस एक्सपेंस अलाउड नहीं होगी। तो किसी भी पेमेंट पे जिस पे टीडीएस कटना है, अगर टीडीएस नहीं काटा उसका 30% एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट डिसअलाउंस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, नाउ टीडीएस कैन बी डिपॉजिटेड बाय ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न। फ्रेंड्स, पिछले साल तक एक थोड़ा सा हार्ड प्रोविजन था, अगर आप नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट कर रहे हैं और आपने टीडीएस काट के जमा नहीं करवाया, कब तक? ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, दैट इज बाय 30th अप्रैल, तो उस केस में एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसको थोड़ा रिलैक्स करते हुए इन्होंने क्या कहा, अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक जमा नहीं कराया, दैट इज आइदर 31 जुलाई और 30 सितंबर, तो वो एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज मिल जाएगा। तो एक छोटी सी अमेंडमेंट ये भी करी टीडीएस के अंदर, मेजर रिलीफ इज ओनली 30% ऑफ एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड, नॉट द फुल वन। फ्रेंड्स, इसके लिए ध्यान रखें, अगर पिछले सालों में अगर कोई 100% एक्सपेंस डिसअलाउ हुआ है और इस साल अगर आप उसका टीडीएस जमा करवा देते हैं तो पूरे 100% का बेनिफिट मिल जाएगा। पुराने ईयर्स तक की कैलकुलेशन आगे भी वैसे ही चलेगी, उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलते हैं जी, रेजिडेंशियल हाउस। आप सबने भी एग्जेम्पशन क्लेम करी होगी। अगर आप एक पर्टिकुलर रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर करते हैं और उसके बदले अगर दूसरा रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर करते हैं तो पहले रेजिडेंशियल हाउस के कैपिटल गेन्स पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। इसके अलावा एक प्रोविजन और है, आपने रेजिडेंशियल हाउस के अलावा अगर कोई असेट ट्रांसफर किया है
जो कि अपने आप में लॉन्ग टर्म है, और उसका पैसा भी अगर आप रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस केस में भी आपको कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं देना। फ्रेंड्स, इन दोनों प्रोविजंस में, दैट इज सेक्शन 54 एंड 54F, वर्ड यूज किया हुआ था अ रेजिडेंशियल हाउस। कोर्ट्स ने इसकी इंटरप्रिटेशन दी कि अ डज नॉट रेस्ट्रिक्ट हियर टू बी अ सिंगल रेजिडेंशियल हाउस। लोग एक मकान बेचते थे, उसका पैसा 2 मकान में इन्वेस्ट करते थे और दोनों मकान के बेसिस पे एग्जेम्पशन क्लेम किया करते थे। इन्होंने क्लैरिटी करी, सबसे पहली क्लैरिटी, 1 रेजिडेंशियल हाउस। तो अगर आप पैसा एक रेजिडेंशियल हाउस में लगाते हैं तभी एग्जेम्पशन मिलेगी, अगर 2 में लगाओगे तो दूसरा रेजिडेंशियल हाउस की इन्वेस्टमेंट यहां पर कवर्ड अप नहीं होगी। और फ्रेंड्स, छुपके से 2 वर्ड्स और लगा दिए, they said a residential house will be replaced with 1 residential house in India। लोग यहां पर मकान बेच के पैसा इंडिया के बाहर इन्वेस्ट किया करते थे। गवर्नमेंट ने कहा इससे तो हमारा क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, इस चीज को रोकना जरूरी है। तो उन्होंने वर्ड क्या लिखा, 1 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो इसका मतलब अब इन्वेस्टमेंट आपको इंडिया में करनी पड़ेगी तभी एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चलते हैं जी आगे, स्पेसिफाइड बोन्स। फ्रेंड्स, एक सेक्शन है 54EC दैट सेज कि अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेचा है तो उसके कैपिटल गेन्स आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट कर देते हैं विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो उस केस में जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उतने रुपए से कैपिटल गेन्स क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट। फिर वहां पे एक लिमिट लिखी हुई थी कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट्स ने बिल्कुल टेक्निकली लैंग्वेज को इंटरप्रेट किया, लॉजिकल बेस पे नहीं गए, लेजिस्लेचर की इंटेंट पे नहीं गए। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ज्यादा नहीं हो और विद इन 6 मंथ्स जितनी इन्वेस्टमेंट कर दोगे उसके बेसिस पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर किसी ने अपनी ज्वेलरी या शेयर्स ट्रांसफर किए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और देयर आफ्टर, तो वो 6 मंथ्स का पीरियड देखे तो 2 फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है। For example, I transferred shares long term in December 2014. Now investment period up till June 2014. उस केस में लोग क्या करते थे, जनवरी टू मार्च के बीच में 50 लाख की इन्वेस्टमेंट एंड अप्रैल टू जून के बीच में अगेन 50 लाख की इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी, 1 करोड़। हर फाइनेंशियल ईयर में देखें तो इन्वेस्टमेंट कितनी, 50 लाख। उस बेसिस पे कोर्ट्स ने भी इवन क्या कहा कि पूरे 1 करोड़ रुपए की एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। But as per our honorable finance minister Arun Jaitley sir, this was not by legislature intent। तो उन्होंने क्या कहा कि in any case एग्जेम्पशन 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी। तो 2 साल में मिला के भी इन्वेस्टमेंट अगर 50 लाख से ज्यादा हुई तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नाउ मैक्सिमम एग्जेम्पशन हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 50 लाख। चलते हैं जी आगे, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसे जमा करवाती है, इवन पीछे प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को भी अलाउ कर दिया कि आप उसमें पैसे जमा करवा सकते हो। फ्रेंड्स, वहां पर अगर देखें तो 2 तरीके की अगर पेंशन स्कीम्स यू कैन से, एक तो जहां पे एम्प्लॉयर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और में भी प्राइवेट एम्प्लॉयर, वो जमा करा रहा है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए और एम्प्लॉय खुद भी जमा करा रहे हैं खुद के बेनिफिट के लिए। सेकंड केस इज एक आम आदमी जो अपने आप में सैलरीड नहीं है या उसका एम्प्लॉयर ऐसा कुछ भी काम नहीं करता, वो खुद भी पेंशन स्कीम में पैसे जमा करवा सकता है। गवर्नमेंट ने इसको बूस्ट देने के लिए सेक्शन 80 CCD के अंदर डिडक्शन दी। जितना पैसा एम्प्लॉयर ने जमा करवाया है उसमें से मैक्सिमम एम्प्लॉय की सैलरी का 10% तक पैसे की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। अगर उससे ज्यादा जमा हुआ है तो उस पर एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। और जो एम्प्लॉय ने खुद ने जमा करवाया है उस केस में भी उसकी सैलरी के अप टू 10% की डिडक्शन मिल जाएगी। इनडायरेक्टली वी कैन से अप टू 20% ऑफ सैलरी डिडक्शन इज अलाउड। बट अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो तो उस केस में अगर आपने खुद ने पैसे जमा कराए हैं तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम के 10% की डिडक्शन मिल जाएगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें जो रेस्ट्रिक्शन इंपोज करी, आपने खुद ने अगर पैसे जमा करवाए हैं तो 10% ऑफ सैलरी इज वन ऑफ द लिमिट। सेकेंड लिमिट इज रुपीज 1 लाख। अगर सैलरी का 10% 1 लाख से ज्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी, 1 लाख। लोगों ने क्या किया, पेंशन स्कीम में बहुत सारे पैसे जमा करा दिए टू गेट द बेनिफिट, बट उसके अब रेस्ट्रिक्शन लगा दी, हाउ मच, रुपीज 1 लाख। बट फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ये 1 लाख की लिमिट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई नहीं होती। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पे अभी भी 10% की लिमिट ही अप्लाई होगी। अगर वो 10% 1 लाख से ज्यादा है तो भी पूरे अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी। But friends, the ultimate crux is next section is 80 CCE. That says 80C, 80CCC and 80 CCD.
तीनों के डिडक्शंस मिला के मैक्सिमम कितनी 1.5 लाख। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा मजाक है अपने आप में। जब 80C में ऑलरेडी 1.5 लाख की लिमिट दे दी और फिर 3 सेक्शंस की मिला के भी लिमिट 1.5 लाख, व्हाट इज दिस एट ऑल? बट ये चीज इनको समझ में नहीं आती, क्यों ऐसा कर रखा आज तक समझ में नहीं आया। बट फ्रेंड्स, 80CCE के अंदर अगेन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के कारण जो डिडक्शन है वो काउंट नहीं होगी। ये 1.5 लाख अलग, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के कारण मैक्सिमम सैलरी का 10% अलग। चलते हैं जी अगला घोटाला, जो इन्होंने कहा कि हमने टैक्स रेट्स नहीं बढ़ाए, इनडायरेक्टली टैक्स रेट्स बढ़ा दिए। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ऑल्सो वी से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एंड थर्ड नेम वी से टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। फ्रेंड्स, शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड टोटली क्या है? एग्जेम्प्ट। और कंपनी जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसका 15% टैक्स कंपनी को देना पड़ता है। अभी तक फ्रेंड्स प्रोविजंस क्या थे उनको देखते हैं, और अब इन्होंने क्या चेंज करा है वो देखते हैं। इनडायरेक्टली इन्होंने टैक्स रेट्स क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। सिर्फ मेथड ऑफ कैलकुलेशन चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड ₹100, corporate dividend tax at the rate 15% of 100, ₹50. But now, corporate dividend tax at the rate 15% of 100 plus tax. फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा कि अगर आम आदमी के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल होता तो वो ग्रॉस अमाउंट उसकी इनकम में जुड़ता और ग्रॉस अमाउंट पे उसको टैक्स देना पड़ता। बट यहां पर पुराने प्रोविजन के हिसाब से जितना डिविडेंड अल्टीमेटली मिल रहा है उस पे 15% क्या आ रहा है? टैक्स। तो उन्होंने कहा इस एनालॉजी को खत्म करने के लिए क्या कहा कि अगर ये टैक्स जोड़ के जितना अमाउंट आता उसका 15% आइडियली पे होना चाहिए। तो इन्होंने सिंपली क्या कहा कि 100 रुपए में टैक्स जोड़ के जितना कंपनी को पे करना है उसके बाद उसका क्या निकालो? 15%। इसका मतलब 100 को अल्टीमेटली किसने के बराबर मान लो? 85%। तो दैट विल बी 17.64। इनडायरेक्टली देखें तो 15% से बढ़ा के कितना हो गया? 17.64%। बिना कुछ करे सिर्फ मेथड ऑफ कैलकुलेशन चेंज करके इन्होंने 2.64% से डिविडेंड टैक्स बढ़ा दिया। फ्रेंड्स, इससे क्या लगता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ेगा, बट एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी और एट द कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर? एट द कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर। बिकॉज फ्रेंड्स, कंपनी अपने ये देखती है कितने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। कंपनी के पर्सपेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि शेयर होल्डर के हाथ में क्या जा रहा है। कंपनी के पर्सपेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अल्टीमेटली कितना आउटफ्लो होगा। उनका आउटफ्लो अभी भी कांस्टेंट रहेगा। अगर पहले उन्होंने 115 रुपए सोचे हुए थे तो अभी भी कितने सोचेंगे? 115। उससे ज्यादा वो अपनी जेब से नहीं निकालेंगे। दैट मीन्स पहले कंपनी की जेब से 115 जा रहे थे, तो क्या अब कंपनी की जेब से 117.64? नो, अभी भी कितना? 115। इसमें टैक्स कितना और डिविडेंड कितना? अल्टीमेटली ये सारा टैक्स बेयर किसको करना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स। तो 115 का अगर मैं 15% निकालूं, दैट इज 17.25, दैट इज 97.75। ये ₹2.25 का एक्स्ट्रा टैक्स शेयर होल्डर को बेयर करना है। इन एनी केस कंपनी बेयर नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, ये बड़े तरीके हैं इनके पास हल्के हल्के चेंजेस करके। लास्ट मैटर रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स दैट मे बी रेलेवेंट एंड स्पेशली फॉर एम्प्लॉयर्स। अगर एम्प्लॉयर्स टीडीएस डिडक्ट नहीं करते या काट के जमा नहीं करवाते, अभी तक डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं थी कि उसके बेसिस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका प्रेमाइस विजिट कर सके। सिर्फ आपको बुलाया जाता था और आपसे पूछा जाता था क्या चीज? पीपीटी प्लीज। आपसे पूछा जाता था क्या चीज? कि जी आपने टीडीएस काटा नहीं काटा, आप अपनी बुक्स दिखाएं। बट विजिट करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। और जैसे ही ये नोटिस आता था लोग अपने काम सुधार के डिपार्टमेंट को दिखा दिया करते। नाउ सेक्शन 133 कैपिटल है दैट टॉक्स अबाउट द सर्वे। अभी तक सर्वे की पावर सिर्फ और सिर्फ इनकम मैटर्स के लिए थी, बट इस बार से पावर एक्सटेंड कर दी फॉर द टीडीएस मैटर्स ऑल्सो। अगर डिपार्टमेंट को यह इंश्योर करना है कि आप टीडीएस के प्रोविजंस कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दे कैन गो फॉर सर्वे। सर्वे की पावर्स में
आप जहां पर भी बिजनेस या प्लेस कैरी ऑन कर रहे हैं वहां पर एंट्री कर सकते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, बट एग्जिट की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर सर्वे में एक पावर थी कि अगर सर्वे के दौरान आपके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स है, डिपार्टमेंट चाहे तो उनको इंपाउंड कर सकता है, अपने कंट्रोल में ले सकता है। बट टीडीएस के अगर सर्वे होते हैं तो उस केस में ये पावर नहीं दी गई, उनको बोला कि आप इन एनी केस बुक्स को इंपाउंड या रिटेन नहीं करेंगे। तो जो स्पेशली फ्रेंड्स आप सबसे, अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, डिडक्ट करके जमा नहीं करवा रहे हैं, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। जैसे ही ये फाइनेंस बिल पास होगा, चांसेस ब्राइट है कि इसी साल से वो सर्वे स्टार्ट हो जाए। तो आपके पास 1 से 1.5 महीना है, कम से कम इस साल के लिए अपने रिकॉर्ड्स को परफेक्ट करें, सारे कंप्लायंसेस करें, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ सकते हैं। Friends, regarding my number, if you have any doubt or query regarding direct tax matters, you can call me anytime. I told my name already. My mobile number is 9810808129. You can contact me over email ID also. tax@saravgi.co.in. ठीक है जी, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।